हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आपके पैसों की, आपकी जेब की, कि आखिर आपका पैसा कितना सुरक्षित है। कहीं आपके पैसे पर सेंध तो नहीं लग रही। आप ये सोचकर बैंक में पैसा रख रहे हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन बैंक में कुछ और ही चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ठीक चल नहीं रही हैं, और इसका एक एग्जाम्पल लेटेस्ट आपके सामने हम रखने वाले हैं। आरबीआई जो है वो एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। अब हाल ही में आरबीआई ने एक ही साथ 150 एनबीएफसीज के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। 2 कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाई है, और ये पेनल्टी 18 लाख के आसपास की हैं। इसके अलावा 2 से 3 दिन पहले ही एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। कोई भी सेवाएं वो बैंक नहीं दे पाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां लोगों का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो डिपॉजिट्स के रूप में है, फिक्स डिपॉजिट है, आरडी है, सेविंग्स के रूप में, या फिर आपने यहाँ से लोन ले रखा है, तो ऐसे में इन सब का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मनी नाइन की एडिटर प्रियंका संभव मैम। प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरनजीत। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं और सिमरनजीत लेकर आए हैं, और ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा जो कनेक्शन है वो आपके पैसों से है, और उस जगह से है जहां आप अपने पैसे को सबसे सेफ समझते हैं। क्यों सिमरनजीत? बिल्कुल मैम। प्रियंका मैम, आखिर हम देख रहे हैं फ्रॉड्स की, हम चाहे बात करें, जो बैंकों में फ्रॉड एक के बाद एक सामने आ रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने के अंदर। ऊपर से माइथोस जैसे जो एआई टूल है वो खतरा बने हुए हैं। अब ये जो एनबीएफसीज पर एक्शन लिया, कोऑपरेटिव बैंक्स पर एक्शन लिया, इनमें खुद में गड़बड़ी चल रही थी, खुद ही ये नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। तो आखिर में फंस रहा है एक इंसान, वो है जो लोग पैसे जमा करा रहे हैं बैंकों के अंदर। ट्रिपल एक्शन है ये। बिल्कुल ट्रिपल एक्शन। साइबर फ्रॉड हम कुछ नहीं कर सकते, किस रूप में आके आपके बैंक खाते को खाली कर दें। माइथोस, भाई इसके बारे में बात हो रही है कि उनका एक अटैक जो है केवल आपके बैंक अकाउंट को ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट से जुड़े दूसरे इन्वेस्टमेंट्स पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे कि आपकी अगर ईएमआई कट रही है, आपकी अगर सिप कट रही है, तो काफ़ी स्कैरी है। और इसके ऊपर ये जो तीसरा खतरा है, जो कि ज़्यादा बड़ा खतरा मुझे लगता है, वो है इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या चल रहा है। इंस्टीट्यूशन के अंदर जिस तरह की धांधली चल रही है, इंस्टीट्यूशन के अंदर केवाईसी की अनदेखी करके ऑनबोर्ड किए जा रहे हैं कस्टमर्स, उनके पैसे का क्या हो रहा है। मैनेजर्स जो हैं आलिशान बंगले और ज़मीन खरीद रहे हैं, जो कि एक कोऑपरेटिव बैंक को जब पिछले साल आरबीआई ने उस पर एक्शन लेकर बंद किया था, न्यू कोऑपरेटिव बैंक, उसमें यही सामने आया था, 122 करोड़ का वो स्कैम सामने आया था। तो अंदर क्या चल रहा है, और इसीलिए आरबीआई जो है, ये मैंने कहा 3 समस्या है, और आरबीआई भी 3 तरीके से अटैक कर रहा है। और आरबीआई का फोकस है 3। कंप्लायंस, क्या ये बैंक्स कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं, और कंप्लायंस से मेरा मतलब है खाते किस तरह से खोले जा रहे हैं, केवाईसी कंप्लीट है या नहीं, खातों में कुछ धांधली, कहीं शैडो बैंक अकाउंट या म्यूल बैंक अकाउंट तो नहीं है, ये इस पर नजर है। गवर्नेंस, उनके अंदर क्या चल रहा है, मैनेजर से लेकर के हर अधिकारी के काम करने का क्या तरीका है। और तीसरा बेहद ज़रूरी, रेगुलेटरी डिसिप्लिन, यानी आरबीआई के नियमों का पालन कितना कर रहे हैं, और आरबीआई को इन नियमों के ही पालन की जो स्टेटस रहा, जिसकी वजह से ये 150 एनबीएफसी के लाइसेंस को रद्द किया है बैंक ने, और इनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है उसमें सबसे ज़्यादा बैंक, आपको पता, पश्चिम बंगाल में 75 बैंक पश्चिम बंगाल के थे, और दिल्ली के कुछ 67 बैंक थे। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि और सारे राज्यों से नहीं थे, पर यहाँ से सबसे ज्यादा थे। हाँ, इसके अलावा हमने देखा कि मध्य प्रदेश के भी बैंक इसमें हैं, कुछ राजस्थान से जुड़े हुए बैंक हैं, कुछ हरियाणा से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से। लेकिन सोचिए ज़रा कि सबसे ज़्यादा तादाद 75 बैंक्स जिनका भी ये रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने कैंसिल किया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो बैंक थे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। तो आरबीआई का जो एक्ट है उसके सेक्शन 45(1)(a)(6 के तहत ये कदम उठाया गया है। अब ये जो एनबीएफसीज हैं उनका तो अब
मतलब उनका ही खाता नहीं खुलेगा, लोगों का खाता तो वो खोल ही नहीं पाएंगे, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मतलब बेसिकली उनको रद्द कर दिया गया, उनको गायब कर दिया गया कि भाई आप कुछ काम नहीं कर सकते, ना आप लेंडिंग का काम कर सकते हैं, फाइनेंसिंग का काम नहीं कर सकते हैं, आप लीजिंग का काम नहीं कर सकते। बेसिकली उनका डब्बा गोल कर दिया है 150 बैंक। एक बड़ा एक्शन है। सिमरनजीत और मैंने दोनों ने शुरुआत में कहा कि मेरा और आपका पैसा कितना सुरक्षित है, ये सवाल हमारे मन में उठता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई इज वन ऑफ दोज रेगुलेटर जो उसको बहुत सीरियसली ले रहा है, और इस तरह के हम बड़े एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शंस देखते हैं। बताइए 150 लाइसेंसेस को रद्द कर दिया गया है, ये एक बड़ी बात है। और आरबीआई ने आगे आकर के ओन अप किया कि भाई यहाँ कुछ धांधली थी, हम आपको अपनी दुकान खोलने ही नहीं देंगे, आप बंद कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी आरबीआई को, उसमें केवाईसी की प्रॉब्लम थी, यानी कि ऑनबोर्डिंग में केवाईसी की प्रक्रिया पर सवाल का घेरा है। अनक्लेम्ड फंड के ट्रांसफर के केसेस सामने आ रहे थे, और लोन देने के नियमों को पालन नहीं किया जा रहा था, और इसीलिए यहाँ पर हम इस तरह के इस एनबीएफसीज पर इस तरह का एक्शन देख रहे हैं। और यही 3 वो रूल्स रहे जिसकी वजह से जो आप बता रहे थे 2 सहकारी बैंक हैं उन पर 17,80,000 का जुर्माना भी लगाया है आरबीआई ने। तो 150 बैंक्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द किया है, 17,80,000 का जुर्माना लगाया है। और ये भी बड़ी खबर है कि आप इन बैंकों के धांधली आरबीआई पकड़ रही है, जुर्माना लगा रही है, इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रही है। सिमरन जी बिल्कुल। और मैम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसके अंदर आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही अगर आप देखें तो सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक, इसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया। अब आरबीआई ने बोला कि ये जो बैंक है इसके पास पर्याप्त पूंजी ही नहीं बची है, और साथ ही नियमों का भी पालन जो है वो बैंक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों का पैसा डूबे, उससे पहले ही आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो आपको लग रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, देश भर के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस अब बढ़ रहा है? अब नहीं, ये हमेशा से कोऑपरेटिव बैंक्स की एक समस्या रही है। हमने इससे पहले भी, और महाराष्ट्र में खास तौर पर कोऑपरेटिव बैंक्स पर कई बार सवाल उठे हैं। और ये सर्वोदय बैंक भी जो था, मेरे ख्याल से ये भी महाराष्ट्र का ही बैंक रहा था, इसकी लाइसेंस कैंसिल हुई है कैपिटल इनएडिक्वेसी की वजह से। उन्हें लग रहा था कि भाई बहुत ही अर्निंग्स इनके जो हैं वो कमज़ोर हैं, और वो शायद लोगों का पैसा जो है वहाँ डूब ना जाए, और इसीलिए सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। इसके ठीक पहले 2025 में हमने महाराष्ट्र में इसी तरह का एक्शन देखा था, जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसका नाम था न्यू कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक या न्यू कोऑपरेटिव बैंक करें, वहां तो भाई धांधली थी। 122 करोड़ की मैसिव धांधली आई थी उनके प्रभा देवी और गोरेगांव के ब्रांच में। जो उनके जीएम थे, अभी मैं इसका जिक्र कर रही थी, हितेश मेहता, और उनके एक्स चेयरमैन हिरेन भानु, इनको अरेस्ट किया गया था। और आपको पता है जो ये हितेश मेहता साहब थे, इनके पास से 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की गई थी। माफ कीजिएगा, नॉट फ्रॉम हितेश मेहता बट हिरेन भानु, जो इसके उस समय के जो चेयरमैन थे। तो 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। 28 करोड़ मतलब इतना कमाते कमाते कई लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, और उनके पास केवल 28 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और वो थे इस बैंक के चेयरमैन। 122 करोड़ की धांधली का आरोप यहाँ पर लगाया गया था। और इस न्यू कोऑपरेटिव बैंक को जब बंद किया गया था 2025 में, अब तो इसका रेजोल्यूशन के तहत सरस्वती बैंक इसके साथ मिलकर के ये अब काम कर रहे हैं, इसके कामकाज को वापस पटरी में लाया जा रहा है। पर जब ये बैंक का मामला हुआ था, न्यू कोऑपरेटिव बैंक का, तो एक जो मांग उठी थी वो थी DIGC, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके तहत आपका जो बैंक में पैसा है वो 5 लाख तक को इंश्योरेंस मिलता है। तब बहुत जोरों शोर से ये आवाज उठी थी कि भाई इसको 5 लाख को बढ़ा करके 10 लाख करते, सरकार भी विचार कर रही इसे डबल करने की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और मुझे लगता है इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले 2-3 और केसेस जो हैं मैं बता देती हूँ, जो इस तरह के कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं। एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सिवनी मध्य प्रदेश का है। यहाँ जो है 1.5 लाख का जुर्माना है आरबीआई ने इन पर लगाया है। अनक्लेम्ड अमाउंट को लेकर के इन्होंने जो है उसको डेफ अकाउंट जो होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, वहां पे ट्रांसफर कर नहीं किया इन्होंने, और इस वजह से ये जुर्माना उनको लगा है। और साथ ही में कड़ी नागरिक सहकारी बैंक मेहसाणा गुजरात, जिस पर 16,30,000 का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। ये सब पिछले 10-12 दिन के बैंक से हैं।
यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, इस पर भी 40,000 का जुर्माना लगा है। KYC को लेकर के यहाँ पर धांधली पकड़ी गई है। तो अभी देखिए हमने ऑलमोस्ट 5 बैंक्स डिस्कस कर लिए। सर्वोदय बैंक जिस पर एक्शन हमने अभी पिछले हफ्ते देखा, और न्यू कोऑपरेटिव बैंक पिछले साल 2025 में देखा, और ये 3 बैंक जिनका जिक्र मैंने किया जिन पर भारी जुर्माना लगा। इनके कामकाज पर अभी कुछ सवाल नहीं है, लेकिन इन पर भारी जुर्माना लगा रही है। तो इनके कामकाज का जो तरीका है, यहाँ पर किस तरह से लोगों को ऑनबोर्ड किया जा रहा है, किस तरह से लेंडिंग की जा रही है, बैंक के फंड्स का क्या हो रहा है। बैंक के फंड्स पर हमने देखा ना, वो न्यू कोऑपरेटिव बैंक में जो चेयरमैन साहब थे उनके पास 28 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। बताइए, 28 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं और 28 करोड़ नहीं देख पाते हैं, और ये 28 करोड़ की प्रॉपर्टी थी इनके पास। 122 करोड़ का पूरा मामला था। तो ये कहीं ना कहीं इनके कामकाज करने का, इसलिए मैंने कहा ना, बैंक्स में वो 3 तरफा अटैक है। साइबर फ्रॉड का अटैक, माइथोस आने वाला है, और अभी जो चल रही है, जो धांधली इन बैंक्स के अंदर जो चलती है, अब मुझे लगता है ये ज्यादा रिपोर्ट की जा रही है और ज्यादा पकड़ी जा रही है। इसलिए RBI जैसा जो रेगुलेटर है वो बहुत एक्टिव वॉच इन पर लगाए रखे है। तो प्रियंका, हम रूरल एरियाज अगर हम देखें तो वहाँ पर तो कोऑपरेटिव बैंक्स का चलन काफ़ी ज़्यादा है। लोग सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखते हैं, और FD जैसी चीज़ें भी लोग जो है फिक्स्ड इनकम के लिए वो करवा देते हैं वहाँ पर। अब इन जो बैंक बंद हुए, सर्वोदय बैंक मान लीजिए, उसको बंद कर दिया RBI ने, और भी जो बैंक बंद हुए या जिन पर ये एक्शन अब लिया गया है, उनमें जो लोगों का पैसा पड़ा हुआ है उसका अब क्या होगा? क्या पैसा उनका सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, वही 5 लाख के जो इंश्योरेंस की बात करती, एक करेक्शन मैं करना चाहूंगी। मैंने बताया था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, जिसके कामकाज को रद्द कर दिया गया था। अब रेजोल्यूशन के तहत मैंने सरस्वती बैंक का, तो वो करेक्शन प्लीज, सारस्वत बैंक है जिसके साथ अब उसको मर्ज कर दिया गया, और सारस्वत बैंक उसके कामकाज को देख रहा है। तो इस करेक्शन के लिए माफी चाहूंगी। अब सिमरनजीत का सवाल कि भाई वहां पे लोगों के पैसे हैं, ये बैंक से बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, और यही वो सवाल है जो हमें परेशान करता है कि देखिए, आपको इंश्योरेंस मिलता है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी, इसके तहत 5 लाख तक रुपए आपका सुरक्षित है। लेकिन अगर आपका पैसा वहां 5 लाख से ज्यादा है तो भाई फंस गया। और ऐसा भी नहीं कि 5 लाख से कम है तो बहुत इजीली मिल जाएगा, वहां पर भी बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारे चक्कर। और सोचिए, आपको कल पता चले कि आपका जो बैंक है जहां आपने पैसे रखे, चाहे वो 1 लाख ही क्यों ना हो, वो इंश्योर्ड ही क्यों ना हो, वो पूरा पैसा आपको पर अगर पता चले कि कल उस बैंक में ताला लग गया तो क्या बीतेगी? आपकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी ना। और किसी को इमरजेंसी पैसों की जरूरत, तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप जाके कहेंगे कि देखिए 5 लाख का ये DICGC है, इसलिए वो 1 लाख रुपए आप मुझे तुरंत दे दीजिए। वो भी पेपर वर्क के जरिए गुजरेगा। घर में कुछ इमरजेंसी हो जाए, किसी को कोई ज़रूरत हो तो क्या होगा? तो 5 लाख तक का तो इंश्योरेंस मिलता है गारंटीड। और इस 5 लाख के भी रकम पर ना बहुत समय अब सवाल उठ रहे हैं। पहले ये और भी कम हुआ करता था, 50,000 हुआ करता था, फिर 1 लाख हुआ, फिर 5 लाख हुआ। और जब न्यू कोऑपरेटिव बैंक में इस तरह से लोगों की लाइन लग गई थी मुंबई की सड़कों में, जो इस बैंक से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा, महाराष्ट्र में मैं देखती हूँ कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत चलन है, वहाँ लोगों की लाइन लग गई थी, लोग घबराए हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या होगा। 5 लाख का तो डिपॉजिट इंश्योरेंस है ना, उससे कम थे कई लोगों के अमाउंट, फिर भी वो डरे हुए थे, क्योंकि जाहिर तौर पर आपका पैसा है, आपकी FD है, आपके RD है, वो आपने कुछ सोच करके किया, और लगे कि अब क्या होगा, तो वो टेंशन तो होगी आपके पैसे पर अगर इस तरह से कोई साया मंडराएगा। तो 5 लाख तक का पैसा तो सुरक्षित रहता है, वो आपको वापस मिल जाता है। और ये मांग की जा रही थी इस 5 लाख को, जैसा मैंने कहा, एक समय में ये 50,000 भी हुआ करता था, एक समय में ये 1 लाख हुआ, और 1 लाख से ये बढ़ के अब 5 लाख हो गया है। लेकिन ये मांग पुरजोर हो रही थी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जब मामला सामने आया था कि इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दे सरकार, और सरकार भी कह रही थी कि भाई इस पे बातचीत चल रही। कई लोगों ने तो डिमांड की थी इसे 25 लाख कर देना चाहिए, पर खैर 25 लाख भी कुछ ज्यादा ही है, इतना पैसा बैंक अकाउंट में रखना में समझदारी नहीं है। लेकिन हाँ, बैंक की FD के तहत सीनियर सिटीजन्स जो है वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोग जो हैं अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ हिस्सा जो है डेट का, जो हम कहते हैं हिस्सा जो है, वो बैंक FD में करने में उसे सेफ फील करते हैं। इमरजेंसी फंड आप क्रिएट कर रहे हैं,
वो पैसा आप एफडी में रखते हैं और आप बताइए, आपको पता चले कि जिस बैंक में आपने एफडी की है वो इमरजेंसी के लिए वो बैंक ही बंद हो गया, उसमें ताला लग गया, तो क्या होगा। इसीलिए ये मांग हमेशा होती रही कि इस 5 लाख की लिमिट को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तो यही है कि इस तरह के बैंक जब बंद होते हैं तो अगर आपके पास वहाँ पे चाहे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, आपके फिक्स डिपॉजिट में पैसे हो, आपके रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे हो, आपका 5 लाख तक का रुपया जो है वो सुरक्षित रहता है, वो आपको इंश्योरेंस के तहत वापस मिल जाता है। अच्छा प्रियंका मैम, आरबीआई जिस तरीके से एक्शन ले रहा है इसको देखकर एक चीज़ तो यहाँ पर साफ है, जैसे अभी 10-15 दिन पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी लाइसेंस, आपको याद हो तो उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े एक्शन जो है वो आरबीआई लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि आरबीआई जो है वो एग्रेसिवली क्लीन अप मोड में आ चुका है। बिल्कुल 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 सही कहा। पेटीएम बैंक का भी एक मामला बड़ा था, पहले उनको ऑन बोर्डिंग करने से मना किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इन्हें बार बार रिमाइंडर भेज चुके हैं, ये जिस तरह से केवाईसी कर रहे हैं, जिस तरह से नए कंज्यूमर जोड़ रहे हैं, उसमें कई सारे सवाल उठ रहे थे। 2018 से इनको लगातार वार्निंग मिल रही थी, रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे। 2022 में इन पर नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगी, 2024 में डिपॉजिट का नई डिपॉजिट लेने पर रोक लगी, 2026 में जाकर इस साल हमने देखा कि फाइनली उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। वहां पर भी मामला था केवाईसी का, मामला था शैडो बैंक अकाउंट्स का, जिन्हें हम म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। केवाईसी जिस तरह से हुआ जा रहा था, जिस तरह से लोगों को ऑनबोर्ड किया जा रहा था, उस पर आरबीआई कई बार उनसे सवाल पूछ चुका था, पर उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और इसीलिए हमने देखा था कि इन लगातार वार्निंग्स में 2022 में ये एक्शन हुआ था कि आप नए कस्टमर्स नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पूरा मामला जो है वो विजय शर्मा को समेटना ही पड़ा और फाइनली 2026 में उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया। गवर्नेंस के इश्यूज थे, कंसर्न्स थे कि भाई केवाईसी जिस तरह से हो रहे हैं, इन सब को लेकर कई सवाल थे। और एक और सवाल जो उठ रहा था वो था कि इनकी जो पेरेंट कंपनी थी वो चाइनीज कंपनी थी, तो ऐसे में क्या ये सुरक्षा को लेकर के कहीं बहुत बड़ी आफत ना क्रिएट हो जाए, और इसीलिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस थे। और जाहिर तौर पर पेटीएम उन चेक्स एंड बैलेंसेस को पास नहीं कर पाए और उन्हें अपना पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो है वो खोना पड़ा। प्रियंका मैम, एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे मैं लेना चाहूँगा कि एक अगर हम ग्राहकों के नज़रिए से बात करें तो ग्राहक वहाँ पर पैसा लगाते हैं जहाँ उन्हें थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो, चाहे सेविंग अकाउंट्स में हो या एफडी आरडी में हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लीजिए, ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में वहाँ पैसा लगा दें। तो लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जहाँ पर जिस भी बैंक में वो पैसा जमा कर रहे हैं एफडी के लिए या आरडी के लिए, क्या क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए उसके लिए? देखिए, हमेशा जो है हम सब अपने पैसे पे ज़्यादा रिटर्न तो चाहते हैं ही, और ऐसे में स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो बाजी मारते हुए नजर आते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोग अपने पैसे को वहाँ बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं, लेकिन एफडीज करके वहाँ से ज़्यादा रिटर्न लेने की हम कोशिश करते रहते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें अगर मैं चाहती हूँ मैं जितना पैसा मुझे उस पर ज़्यादा रिटर्न में, उसमें क्या बुराई है? हम सब यही चाहते हैं, राइट? और इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हाँ, हमेशा बैंक की क्वालिटी को आपको ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए कि वो बैंक आखिर कैसा है, कुछ कंसर्न्स तो नहीं रहे हैं उनके बारे में, वो एक नामी बैंक हो जिसके बारे में जानते हो। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। और मुझे लगता है कि देखिए अब और बैंक से बचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनली हम लोग सबके पास एक बैंक अकाउंट तो होता ही है, बैंक अकाउंट होगा ही, आप बैंक में पैसे रखेंगे ही, आप एफडी करेंगे ही। मुझे लगता है ये ओनस जो है ना, मेरे और आपके जैसे कंज्यूमर से ज़्यादा इन बैंक्स पर है, इनके काम करने के तरीके पर है। और क्योंकि आपने कहा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जहाँ ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है सिमरनजीत, लेकिन हमने तो कई बड़े बैंक्स में भी धांधलियाँ होती हुई देखी हैं। तो छोटे बैंक्स पर क्या हम उनको कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं, जब बड़े बड़े बैंक जिन पर हमने भरोसा किया है वहां पर बड़ी बड़ी धांधली होती हुई देखिए, ठीक है। हम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ की धांधली देख रहे हैं, लेकिन वो बड़ा बैंक होगा जो हजारों करोड़ का धांधली कर रहा होगा। तो इसीलिए देखिए, अब क्या मैं कहूँ, यहाँ पे रेगुलेटर का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई को प्रोएक्टिवली इस तरह के कदम उठाने होंगे ताकि यही बैंक जो है वो
इस डर से अपने कामकाज को सुधारें और इन गलतियों से बचें। और जहां तक आम कंज्यूमर का सवाल है, अपने आंख कान खुले रखिए और ज़रा जहां भी आप पैसे अपने रख रहे हैं सेविंग के एफडी पर, उन बैंक्स के बारे में जानकारी हासिल करते रहा कीजिए कि हाँ वहाँ पर क्या चल रहा है, न्यूज़ अपडेट लेते रहा कीजिए कि कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही हो। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर गड़बड़ी होनी होगी, वो एक मैनेजर, वो एक जूनियर मैनेजर, वो एक जूनियर बैंक स्टाफ जिसका मन डोल जाएगा और वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे। चलिए, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम इस पूरे टॉपिक पर डिटेल में बातचीत करने के लिए और जो पूरा मामला है उसको हमारे जो दर्शक हैं उन्हें अच्छे से समझाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।